has it's the voice is perfect and it's more clear from like past. अच्छा, पहले बहुत थैंक यू। अजीब आता था, ब्रेक डाउन नहीं है वॉइस के अंदर, बेटर है अच्छा, बहुत। अच्छा, एकदम बढ़िया, थैंक यू। सो बेसिकली अच्छा बात करनी है आज हमको टेक्सटाइल की, राइट? तो टेक्सटाइल में हमें जो सबसे पहले बात करनी है, वो बात करनी है टेक्सटाइल होता क्या है, ठीक है? और फिर उसके आगे हम देखेंगे। तो भाई आपने देखा होगा क्रूड ऑयल, राइट? देखा नहीं होगा तो फिर भी आप सुने तो होंगे ही। तो क्रूड ऑयल आप जो है आपको मिलता है, उसके बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद जो स्टेजेस होती हैं उसमें बहुत सा साइड मटेरियल निकलता है, ठीक है, सेकेंडरी मटेरियल। और उसका जो मेन कंटेंट होता है जो पेट्रोलियम, वो आप रिफाइनिंग की स्टेज होती है और फिर उसमें आप तरह तरह के फ्यूल बनाते हैं। तो उसमें जो स्टार्टिंग में ही जब आप रिफाइन करते हैं तो उसी में जो है आप जो उसमें मोनोमर्स निकलता है। मोनोमर्स अब केमिकल का वर्ड है, केमिस्ट्री का। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई एक सिंगल यूनिट होती है मॉलिक्यूल की, ठीक है, जनरली उसमें कार्बन्स होते हैं बहुत सारे, वो होता है मोनोमर। फिर उसको आप जो है कई मोनोमर जब आप मिक्स कर देते हैं, वो एक केमिकल प्रोसेस है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, मोनोमर से पॉलीमर बन जाता है। जैसे जो आपकी पॉलीथीन है ना, वो भी एक्चुअली एथिलीन एक मोनोमर है, और उसका जब आप पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीथीन बनता है। पॉलीएथिलीन होना चाहिए वो वर्ड, पॉलीथीन बोलते हैं हम शॉर्ट में, राइट? तो द सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई होता है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉलीमर बन गया, ये पॉलीमर जो आता है ये जैसे आयरन में आपने देखा है आयरन पेलेट्स होता है, तो वैसे पॉलीमर का पेलेट होता है, ठीक है। फिर उसको आप ले जाते हैं स्पिनिंग करते हैं, उसकी स्पिनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, थ्रेड बनता है, राइट? थ्रेड, फैब्रिक जिसे बोलता है। अब जब वो फैब्रिक एकदम वॉइस ना हल्की हो गई है, पता नहीं वो सबके एंड पे भी नहीं है, बिल्कुल लाइट वॉइस आ रही है, जैसे कि माइक बहुत दूर हो। अच्छा, अभी अभी भी धीरे है। अभी भी धीरे है? No, no, it is very clear to me actually. It is clear to you. मेरे फोन में शायद से कोई प्रॉब्लम हो रही हो शायद। अच्छा, It's very very clear. Okay, can you record it please? I don't know how to. I'll try. Okay, that's fine. That's perfectly fine. Okay, मैं देखता हूँ, मेरे फोन में फिर से रिजॉइन करता हूँ, ठीक है? Thank you. वैसे काफी लोग हैं तो कोई ना कोई रिकॉर्ड तो कर सकता है एटलीस्ट अपने फोन में, वॉइस रिकॉर्डर या स्क्रीन रिकॉर्डर और एनीथिंग। मैं नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो सेम माइक यूज कर रहे हैं तो इट वोंट अलाउ दिस टू रिकॉर्ड, तो वो प्रॉब्लम। एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू। तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास क्रूड ऑयल था, उसको आप रिफाइंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो साइड मटेरियल निकलता है, देयर यू गेट द मोनोमर्स। उस मोनोमर को आप जब पॉलीमराइज करते हैं तो देयर यू गेट द पॉलीमर पेलेट्स। अब उस पेलेट्स को स्पिन करते हैं, दैट इज हाउ यू गेट द बेसिक मटेरियल, जो फैब्रिक जिसे बोलते हैं एक आसान भाषा में। उस फैब्रिक से आप जो है फिर डाई वगैरह करते हैं, उसको फिनिश करते हैं मटेरियल को, है ना, असेंबल करते हैं, दैट इज हाउ यू गेट द गारमेंट, ठीक है। तो ये, लेकिन जो मैंने अभी बात की ये एक्चुअली जो फाइबर वाला ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी बताया, ये मैन मेड वाला है। सो देयर कुड बी ऑल्टरनेट ऑल्सो, राइट? तो वो नेचुरल वाला क्या होगा, कॉटन वाला, राइट? बाकी उसमें चेन सेम है, तो वो बात हो गई। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने वो देखा होगा ये जो बॉटल्स होती हैं, पीईटी बॉटल्स, राइट? तो ऑफ कोर्स उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट वर्जिन, और वो रिसाइकल के बाद आप बना रहे हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि आजकल वो रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल इकोनॉमी और इन सब का बड़ा चलता है, तो उसमें वो है। तो उसमें अगर आप एक कंपनी देखेंगे तो बड़ी अच्छी एक लिस्टेड कंपनी है, गणेशा इकोस्फेयर, ठीक है। तो वो एक कंपनी आप देख सकते हैं, वो डिसेंट कंपनी है, डिसेंट फाइनेंशियल है ना, मैनेजमेंट डिसेंट है, स्टॉक में काफ़ी अच्छा किया। तो जो पीईटी होता है उसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेराप्थलेट, राइट? उसको आप पीईटी भी बोल सकते हैं ना, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना है वरना फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है खास, ठीक है। तो ये जो था, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपको टेक्सटाइल का जो चेन है ना पूरा, वो कैसे काम करता है। अच्छा, हम टेक्सटाइल की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, हमको ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया इज़ प्रिडोमिनेंटली अभी भी हम जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, पहली लाइन लिखते हैं जो कभी भी वो ऐसे लिखते थे तो उसमें, तो वो अनफॉर्चुनेटली अगर आप कृषि प्रधान देश हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, और लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम आप अच्छी नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर इंडिया में जो है इंडस्ट्री, वो है टेक्सटाइल। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे पॉलिटिशियंस को बड़ा लेना देना है, क्योंकि इफ़ यू
डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर टेक्सटाइल एज अ सेक्टर, तो फिर आप काफ़ी एक वाइड ऑडियंस है, कंट्री के सिटीजन्स हैं जिनको आप पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ डिसेंट इंसेंटिव फॉर पॉलिटिशियंस टू फोकस ऑन टेक्सटाइल। तो एक ये बात है। अब अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 5% का राउंड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का टोटल। और अगर आप सिर्फ वैल्यू टर्म्स में इंडस्ट्री अगर आप टोटल ले लें तो उसमें अगर आउटपुट देखेंगे तो 7% का राउंड है, ठीक है। बट अगर एक्सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इंडिया काफ़ी अच्छा करता है। विल कम टू लेटर कि वो कौन सा सेगमेंट है एग्जैक्टली टेक्सटाइल में जिसमें इंडिया अच्छा करता है और कौन सा सेगमेंट है जिसमें हमें प्रॉब्लम है। करीब 10-12% के आसपास एक्सपोर्ट में जो शेयर है इंडिया का, तो उसमें टेक्सटाइल से आता है 12% ऐसा, ठीक है। तो अगर इंडिया 100 रुपये का आइटम साल भर में एक्सपोर्ट करता है टोटल, तो उसमें 10-12 रुपये उसको टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से आता है। तो ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखेंगे तो इसमें जो एक नॉर्मल इंडस्ट्री होती है उसमें भी आप यही देखते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, देन यू प्रोसेस इट, राइट, तो वैल्यू चेन बनती है उसकी, देन फाइनली यू गेट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। लेकिन 20 साल बाद आज की डेट में एक जोड़ा पैंट शर्ट वो कम बार पहनी जाती है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो यूटिलाइजेशन लेवल है क्लोथ्स का, ठीक है, वो बहुत कम हो गया है। क्योंकि नाउ पीपल आर मंडे को कुछ और पहनना है, ट्यूसडे को कुछ और पहनना है ना, तो वो है। तो यूटिलाइजेशन लेवल क्लोथिंग का चला गया। उससे क्या होगा, उससे जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन बढ़ रही है या नहीं भी बढ़ रही हो, और अगर आप क्लोथिंग का यूटिलाइजेशन लो लेवल जो है लो कर देंगे, तो आपको जो है ज्यादा क्लोथ चाहिए होंगे, ठीक है। तो उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगर इतना बेसिक हमको क्लियर हो गया, तो उसके बाद चलते हैं कि भाई जो सेगमेंट्स हैं उसमें क्या क्या है और उसको कैसे देखना है हमको, ठीक है। तो अगर जैसे ग्लोबल जो मार्केट है ना, अपैरल मार्केट, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो भाई इंडिया और चाइना, चाइना और इंडिया है ना, ये दो हैं जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। अब वैसे पैसे के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स, ईयू, वो पर कैपिटा इनकम उनकी काफी हाई है, बट उनके यहाँ प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं है ज्यादा। तो दे डोंट रियली इंक्रीमेंटली वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ग्लोबल अपैरल मार्केट में। अगर आप टोटल पाई देखेंगे क्यूमुलेटिव, तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इंक्रीमेंटली अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं करते। तो इंक्रीमेंटली कौन दो कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं? योर गेस इज राइट, चाइना एंड इंडिया। मोर देन 10% ग्रोथ है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेनली जो इंक्रीमेंटल जा रहा है ग्लोबल अपैरल मार्केट का शेयर, वो चाइना और इंडिया में जा रहा है। अब अगर आप उसमें देखेंगे उसके अंदर, तो चाइना एज ए कंट्री, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है काफी ज्यादा हो गई। तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो गई तो उसका मतलब क्या है? वेज इन्फ्लेशन, राइट। तो जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो चाइना इज वेरी एफिशिएंट, है ना, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट अगर आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो बाकी जो एफिशिएंसी है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो आपका लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा हो गया, तो फिर वो है ना, आप बहुत एफिशिएंट है, इट वोंट रियली काउंट फॉर मच। तो वो हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 2015 से ये करीब 5-6 साल हो गए। 2015 से देखेंगे तो करीब चाइना ने जो ग्लोबल अपैरल मार्केट है टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स के लिए, तो उसमें चाइना का जो शेयर है इट इज स्लोली गोइंग डाउन। अब लेकिन गेन कौन कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली इंडिया गेन नहीं कर रहा है। इंडिया गेन कर रहा है दिस ये दो कंट्री मेनली गेन कर रही हैं, ठीक है। इथोपिया भी है, वो डिसेंटली कर रही है, बट उनकी ग्रोथ जरूर ज्यादा है, लेकिन उनका साइज इतना नहीं है कि दे कुड डू मच। तो वो बात है। तो अगर आप देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट्स की कैटेगरी होती है ये टेक्सटाइल में क्या है, बेसिकली आप फाइबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। तो फाइबर वो मैन मेड हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है यार्न एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फैब्रिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको अगर आपने बना दिया तो आप दो चीजें कर सकते हैं, उसमें अपैरल हो सकता है या होम टेक्सटाइल हो सकता है, तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पास सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन है दो चीज में, और वो दो चीजें हैं कौन? एक है यार्न और दूसरा है होम टेक्सटाइल। और उन दोनों में नंबर 1 कौन है? चाइना। तो दूसरे नंबर पे हम है यार्न और होम टेक्सटाइल में। बाकी जो भी सेगमेंट है
उनमें हम नंबर 2 पे नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप कोई कंपनी पिक कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कुछ आपको स्पेशल नॉलेज नहीं है, तो आपको वो कौन से टाइप की कंपनी पिक करनी चाहिए लिस्टेड स्पेस से, होम टेक्सटाइल की हो या यार्न की। क्यों? क्योंकि इंडिया उसमें इतना कॉम्पिटिटिव है कि एक्चुअली सेकंड नंबर पे है, वरना हो सकता है आप ले और जिसमें बांग्लादेश, वियतनाम और इथोपिया की कोई और कंपनियां होंगी जो एक्चुअली इंडिया को अंडर कट कर रही होंगी और आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो नहीं आएंगे, बट अदरवाइज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है आगे चल के। अभी हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे तो इट विल बिकम मच क्लियरर। तब अगर आप टेक्सटाइल में देखेंगे तो फिर हमने बात कर ली कि भाई रॉ मटेरियल है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, सिल्क, वुड, मैन मेड फाइबर, जूट, कॉटन, ठीक है, ये सब आप रख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है। और फिर इससे आप स्पिन करके यार्न बना लेते हैं, राइट। तो ये जो स्पिन, तो ये रॉ मटेरियल जो कॉटन वाला सेगमेंट है, वहां पे इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। जो स्पिन करके यार्न बनता है, धागा बनता है, उस पे भी इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। अब जब धागा बन गया तो उसको वीव करोगे ना, आप निट करोगे ना, ताकि उस यार्न से फैब्रिक बन जाए। तो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो जो पहले दो स्टेज है ना, रॉ मटेरियल जिसमें कॉटन मेनली, उसमें इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। स्पिनिंग में इंडिया इज वेरी स्ट्रांग, बट उसके आगे हमारी जो नैया है वो डूब जाती है, ठीक है। तो वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, फाइनल प्रोडक्ट, उन सब में वी आर नॉट रियली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। मतलब हमसे ज्यादा चीपली कोई सेम स्टफ बना देता है, और अगर सेम प्राइस का खरीद रहा हो उनसे तो वो क्वालिटी अच्छी दे देंगे। तो बेसिकली हमसे कोई क्यों खरीदेगा, है ना। कॉस्ट डिसएडवांटेज है बांग्लादेश से, वियतनाम से, मेनली ये दो कंट्री हैं। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे कि अच्छा हमारी प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्यों हो पा रहा है, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इससे डील करने के लिए। तो देखिए, जो रॉ मटेरियल उसमें इंडिया सबसे मतलब सेकंड पोजीशन पे इसलिए क्योंकि भाई साइज हमारा बहुत बड़ा है, तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, अच्छा कॉटन उगाने के लिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है ना, एनवायरमेंट, क्लाइमेट सब सूट करता है। सो इसलिए हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन के इन द वर्ल्ड। बट चूंकि हमारी कंट्री का साइज अपने आप में बड़ा है, तो हम कंज्यूम भी बहुत सारा कर लेते हैं जो कॉटन प्रोड्यूस होता है कंट्री में ही। तो अगर आप एक्सपोर्ट्स में बात करोगे तो कॉटन में इंडिया इज एक्चुअली सेकेंड लार्जेस्ट। तो हम पैदा करने में सबसे ऊपर है, बट देश के बाहर बेचने में अगर आप गिनती करें तो हम सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। स्पिनिंग सेक्टर में एक्चुअली मैंने अभी बोला था ना, यार्न जो बनता है ना रॉ मटेरियल से स्पिन करने के बाद धागा, तो उस स्टेज में हम एक्चुअली कॉम्पिटिटिव इसलिए हैं ग्लोबली, और इंडिया एक्चुअली उसमें जो है कॉटन यार्न में काफी आगे है, ठीक है, ऑलमोस्ट एज गुड एज एनीबडी, है ना। तो शायद चाइना भी हमसे नीचे चला गया पिछले 5-6 साल में। तो उसमें वजह ये है क्योंकि स्पिनिंग सेक्टर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि इनएफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी लेवल लो है, ऐसा नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबली स्पिनिंग सेक्टर में, इट इज ग्रेट। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन जो स्पिनिंग है ना, जैसे नाहर स्पिनिंग, नितिन स्पिनर, so many spinner, right, दीपक स्पिनर एंड व्हाट नॉट, ऑल ऑफ देम आर डूइंग फैंटास्टिक। तो जैसे एक बुल मार्केट आती है, सेगमेंट में हो चाहे पूरी मार्केट में हो, वो पहले इनिशियली टॉप प्लेयर्स पे आती है, फिर वो एक्सपैंड करती है। दैट इज द नेचर ऑफ अ प्रॉपर बुल मार्केट। तो वही हो रहा है। तो पहले अभी स्पिनिंग वाले खूब स्पिन कर रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से ऊपर जा रहे हैं, एंड एवरीबॉडी इज गोइंग गागा। तो आपको ये पता चल गया अभी कि व्हाई इट इज रनिंग, और क्यों शुरू में आपको स्पिनिंग सेक्टर की कंपनी पिक करनी चाहिए टेक्सटाइल में अगर आप बुलिश हैं तो। दिस इज द रीजन। अच्छा, अब वीविंग और निटिंग में हम पीछे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है ना, टूटा फूटा, 4 लोग वहां काम करते हैं, 10 लोग वहां काम करते हैं, 3 लोग उसके घर में काम करते हैं, ऐसे। अब अगर आप ऐसे काम करेंगे और कोई और कंट्री है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, ठीक है, तो फिर आप उसके कॉस्ट को कभी बीट नहीं कर पाएंगे। आपकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा रहेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है लो है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वीविंग और निटिंग में केवल 10% के करीब है जो एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे एकदम मात खा जाते हैं ना, गच्चा खा जाता है। तो रॉ मटेरियल ग्रेट, स्पिनिंग ग्रेट, वीविंग निटिंग वेरी पुअर, दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमारे यहाँ उसमें 3 प्रॉब्लम है। एक लेबर कॉस्ट की प्रॉब्लम है कुछ हद तक, सेकेंड जो प्रॉब्लम है हाई पावर टैरिफ्स, तो हमारी जो पावर की कॉस्ट है ना इंडिया में वो बहुत हाई है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे, जो कि एक्चुअली रिलेटेड है लेबर से। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो वैसे भी लेबर कॉस्ट नीचे चली जाएगी क्योंकि ज़्यादा लेबर आप यूज़ ही नहीं कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन वो हम करते क्यों नहीं है? हम करते इसलिए नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिकली वायबल नहीं है। अगर आप
इन्वेस्टमेंट कर देंगे टेक्नोलॉजी में तो बहुत से लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी फॉर टेम्परेरी कुछ एक पीरियड के लिए. सो दे विल गेट हर्ट, देयर फैमिली विल गेट हर्ट, आपका वोट में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है टेक्सटाइल सेक्टर में. तो ये जो खादी खादी करते रहते हैं ना, इट साउंड्स गुड है ना, इट गिव्स यू प्राइड ऑल्सो, बट इट इज मेकिंग यू अनकॉम्पिटिटिव. और आप अगर सब्सिडाइज करके है ना, मतलब बाहर से ऑक्सीजन देके आप ज्यादा दिन किसी को जिंदा नहीं रख सकते ना, तो वो प्रॉब्लम है टेक्सटाइल में. तो वो थोड़ा आप धीरे धीरे शायद सही कर रहे हैं. विल कम टू इट लेटर, मोर डिटेल्स अभी आएंगे. तो इंडिया एक्चुअली लीड करता है कॉटन यार्न एक्सपोर्ट में, ठीक है. लेकिन जो फैब्रिक की स्टेज तक अगर आप पहुंचते हो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, तो उसमें बहुत ही बेकार प्लेयर है हम. बस वही है, क्योंकि हम सब ऑप्टिमल हैं और हमारा कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा नहीं है, ठीक है. चाइना के पास बहुत ज़्यादा शेयर है. और अगर आप मैन मेड फैब्रिक में देखोगे ना, तो उसमें भी इंडिया की हालत बुरी है, क्योंकि वही है, जैसे ही आप लेबर इन्वॉल्व करते हो तो हमारे प्रोडक्टिविटी लेवल लो हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है. अब अगर आप देखोगे तो जो स्पिनिंग होती है ना, स्पिनिंग के बाद जो निटिंग और ये वीविंग वाला आता है पोर्शन, तो वहां पे मतलब आपके पास धागा आ गया, उस धागे से आपको फैब्रिक बनाना है. तो उस पर उसको जो वो मशीन होती है उसको बोलते हैं, है ना, लूम, है ना. उसको स्पिन करते हैं. हिंदी में मुझे वर्ड नहीं पता उसका कि क्या बोलते हैं, सॉरी. लूम इंग्लिश में बोलते हैं. तो जो लूम होती है उसमें दो तरीके की होती है. एक होती है शटल लूम, दूसरी होती है शटल लेस लूम. तो जो शटल लेस लूम होती है वो मॉडर्नाइज्ड है, फास्ट है ना, कम समय में ज्यादा काम करती है. बट जो शटल लूम है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, बट उसमें ज्यादा लोग लगते हैं. तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली शटल लूम जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और चाइना में बहुत कम है. तो इसलिए चाइना हमसे उस चीज में बेटर हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, ठीक है. तो ये हमारी प्रॉब्लम है. तो बेसिकली अगर हमको ये सॉल्व करना है तो हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी, और शटल जो वाली लूम है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा शटल लेस लूम से. अभी अब कितने समय में होगा, नोबडी रियली नोज, ठीक है. तो हम बेसिकली प्रोसेसिंग में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन इतना हाई है कि ऑटोमेशन कम हो गया है ना, जो मशीनेशन है वो कम हो गया है, ठीक है. तो उसमें जो प्रोसेसिंग है वो उतनी प्रोडक्टिविटी लेवल पे नहीं हो पा रही है. ऑल राइट. तो अब अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर है अपैरल का, ये ग्लोबली उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो बल्क ऑफ द सेगमेंट है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, बट चाइना और इंडिया ग्रो कर रहा है. तो फिर इसमें टेक्सटाइल में हम बुलिश क्यों हो सकते हैं? टेक्सटाइल में हम इसलिए बुलिश हो सकते हैं क्योंकि अगर कुछ पॉलिसी अलाइनमेंट हो जाए इंडिया के लिए एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, तो इंक्रीमेंटली हम मार्केट शेयर गेन कर लेंगे. तो बेसिकली इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर कंट्रीज कैन गेन द मार्केट शेयर. और अगर ऐसा होता है, जो कि हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो टेक्सटाइल स्पेस जो है काफी अच्छा कर सकता है. तो वो उसका बुलिश केस का जो है थीसिस है अंडरलाइन, ठीक है. बट आप हमेशा ध्यान रखें कि बांग्लादेश, वियतनाम, इनसे जो है हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है टेक्सटाइल वाले स्पेस में, क्योंकि वो जो लो कॉस्ट है उसकी वजह से. तो अगर आप लेबर कॉस्ट देखेंगे ना, तो चाइना की हमसे करीब करीब 5-6 गुना है, बांग्लादेश की हमसे करीब 60% है ना. तो इंडिया में अगर आपको 100 रुपए पे करने पड़ते हैं, तो बांग्लादेश में सेम काम कराने के लिए आप 60 रुपए पे करेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो ये रेशियो है. इथोपिया में तो बहुत ही चीप है, ऑलमोस्ट आधा है इंडिया का, बट चूंकि वो बहुत सिग्निफिकेंट साइज नहीं है उनका, तो उनके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा है नहीं. मेनली हमको बांग्लादेश और वियतनाम से प्रॉब्लम है. वियतनाम स्लाइटली कॉस्टली है लेबर कॉस्ट में, बट वो अदरवाइज चीजें मैनेज अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका काम हो जाता है. जैसे उनका लैंडिंग रेट बहुत लो है, ठीक है, तो उन सब चीजों की वजह से दे आर फार बेटर कॉम्पिटिटिव. अभी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफिशिएंसी की वजह से बांग्लादेश या वियतनाम से हम मात खा रहे हैं, कुछ और भी वजह हैं. तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ हमारे हाथ में है. तो जैसे आप बांग्लादेश, वियतनाम को देखोगे ना, दे आर स्मॉलर कंट्रीज, है ना. उनका आप देखोगे तो एज अ साइज दे आर नॉट ट्रीटेड ऑन पार विद इंडिया. तो उनको बहुत छूट मिल जाती है, ड्यूटी फ्री उनका प्रोडक्ट चला जाता है, और हमारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगा देते हैं. तो मान लीजिए बांग्लादेश से कोई सामान आ रहा है, क्योंकि उनको बोला ये छोटी कंट्री है, इनको दे देते हैं ड्यूटी फ्री एक्सेस, तो उनका 100 रुपए का सामान 100 रुपए में ही इंटर कर जाएगा दूसरी कंट्री, ठीक है. हमारा सामान जाएगा तो बोलेंगे भारत से आ रहे हैं, भारत बहुत बड़ी कंट्री है, ब्ला ब्ला, इनके ऊपर ड्यूटी लगा दो 20%, तो हमारा 100 रुपए का सामान घुसते ही 120 का हो जाएगा. तो भाई हमारा सामान कौन खरीदेगा ना. सो वो इक्वेशन है जो हमारे अगेंस्ट जाती है. बट पॉलिसी वी
इफ वी ट्राई मे बी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। बहुत तो नहीं कर सकते बट थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो अभी अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, तो जो सबसे बड़ी बात है, ये जो जैसे ही पैंडेमिक आया तो इसने सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट थोड़ा सा तो किया है। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो चाइना पे, अब ऐसा नहीं कि चाइना से लोगों को नफरत हो गई तो इसलिए रीअलाइनमेंट करें, नहीं। व्हाट दे वांट इज कि चाइना +1 करना है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो किसी और से भी हमारा काम चल सके। दैट इज नंबर 1 इशू। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि कॉटन कॉटन जो है, चाइना दुनिया का ऑलमोस्ट 1% जो है अकाउंट करता है अपैरल में। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें जो अपैरल में कॉटन यूज हो रहा है, जिनजियांग करके एक जगह है चाइना में, वहां से ऑलमोस्ट 80% कॉटन आता है। और जिनजियान अगर आपको नहीं पता है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, XIN JIANG समथिंग लाइक दैट, जिनजियांग। तो वहां पे उगियर मुस्लिम्स रहते हैं, एंड चाइना हैव बीन डूइंग समथिंग देयर, ना, समथिंग फिश इज गोइंग ऑन देयर। तो वो एक ह्यूमन राइट्स का भी इशू बन रहा है। एंड सम कंट्रीज आर सेइंग कि हम इनका सामान नहीं लेंगे, क्योंकि जो बल्क ऑफ द कॉटन है वो जिनजियांग रीजन से आता है, फिर वो अपैरल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वो स्लेव लेबर है ना, जो उगियर मुस्लिम्स की जो हालत है चाइना में, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम चूंकि ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसलिए हम वहां से कम कर देंगे अपना जो गुड्स है। तो वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन का जो रीअलाइनमेंट हो रहा है, इसमें 2 वजह ये हैं कि लोग चाइना से मुड़ के दूसरे साइड में दिख रहे हैं। अब चूंकि साइज के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो चाइना के बाद इंडिया ही आता है, तो हम नेचुरल सब्स्टिट्यूट है चाइना के लिए। तो अगर हम थोड़ी मेहनत कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन साइज की वजह से एक सब्स्टिट्यूट वाला बात आ जाती है। तो अब चाइना का शेयर नीचे जाने की वजह क्या है, और क्यों ऐसा फ्यूचर में होता रहेगा, व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दैट। तो उसमें अगर आप देखोगे तो 2 चीजें हैं। जो हमारा कॉटन जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो चाइनीज से सस्ता है। तो बहुत कम ही चीजें हैं जो दुनिया में हम चाइना से सस्ते में कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज कॉटन। तो इंडियन कॉटन इज चीपर देन चाइनीज कॉटन। नंबर 2, जो इंडिया का लेबर है वो ऑलमोस्ट 1/3 चार्ज करता है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना में सेम काम के लिए अगर आपको 600 रुपए देने पड़ते हैं, तो इंडिया में सिर्फ 200 रुपए में काम हो जाता है। और ये डिफरेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो हमसे ज्यादा अच्छे से चल रही है फॉर वट एवर रीजन। तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमसे ज्यादा अच्छे से चलेगी। अब इसका मतलब ये है कि ये जो कॉस्ट एडवांटेज है वो इंडिया के फेवर में और बढ़ता जाएगा। सो ये केस है, रीजनिंग है कि चाइना का जो शेयर है वो घटता जाएगा, और मोस्ट लाइकली इंडिया कैन गेन दैट शेयर। सो फार हम कर नहीं पाए हैं, वो वियतनाम और बांग्लादेश और ये लोग ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब वो मैंने पहले ही बता दिया कि बांग्लादेश और वियतनाम में एक तो वो लेबर कॉस्ट वाला थोड़ा एडवांटेज है, बट उससे भी जो बड़ा एडवांटेज है, उससे भी बड़ा जो एडवांटेज है, दे आर गेटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट इंटरनली, है ना। तो वो आपको दिखेगा कि एक्चुअली वो ज्यादा कॉस्ट कर रहे हैं पावर और वाटर और इन सब के लिए, बट आप सही से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, दे आर हेल्पिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और वो उतना चार्ज कर नहीं रहे हैं, बस वो उतना दिख रहा है ताकि सैंक्शन न लग जाए, बस इसको बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट एक्चुअली सब्सिडाइज कर देती है पीछे से, एंड यू आर नॉट एबल टू सी इट। और फिर जब वो फॉरेन में जाता है माल, तो वहां पे वो ड्यूटी नहीं लगती है या कम लगती है, तो उसका तो वो डबल एडवांटेज, उनकी इंटरनल गवर्नमेंट उनको मतलब लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एक्सटर्नली जो जहाँ पे सप्लाई करते हैं वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगती। तो वो 2 वजह भी है जिसपे वो आगे हो जाते हैं हमसे। तो अब आगे बात करते हैं कि थोड़ा ये जो रॉ मटेरियल है, हाँ इसमें थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो रॉ मटेरियल है ना मैन मेड फाइबर का, उसमें 2 आते हैं मेनली, PT आता है और MEG। ठीक है, अब इसमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ 2 या 3 मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर, जो बल्क अकाउंट करते हैं, चाहे वो PTA हो, प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड, या चाहे MEG हो, मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो जो PTA है उसमें रिलायंस है, मित्सुबिशी है, IOCL है। जो MEG है उसमें भी शायद रिलायंस है, IOCL है, इंडिया ग्लाइकॉल्स है ना। इंडिया ग्लाइकॉल्स के तो नाम में ही ग्लाइकॉल्स है, तो दे विल बी मेकिंग राइट मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल। तो वो बात है। अब इसमें बात क्या है कि आप देख रहे हो टेक्सटाइल सेक्टर में जो इनपुट आप ले रहे हो, उस इनपुट जिसमें आपको खरीदना है, उसमें आपको खरीदना किससे? IOCL से, रिलायंस से, मित्सुबिशी से, इंडिया ग्लाइकॉल से। अब चूंकि वो कम प्लेयर हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, और एज ए टेक्सटाइल प्लेयर आप कमजोर पड़ जाते हो। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर ये इनफ नहीं था तो इंडिया ने
प्यूरिफाइड टेरिप्थैलिक एसिड में पीटीए में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा रखी थी। मतलब बाहर से जो माल आएगा उस पर हम ड्यूटी लगा देते थे। अब ड्यूटी लगा देंगे तो फिर ये रिलायंस और आईओसीएल और मित्सुबिशी इनको और फायदा हो जाएगा, राइट। तो वो भी हमने और सिचुएशन खराब कर रखी थी, वो हमको फिक्स करना पड़ेगा। शायद वो रिसेंटली कर भी दिया है, जस्ट चेक एंड कंफर्म लेटर कि एक्चुअली उन्होंने ऐसा कर दिया कि नहीं। तो अभी हमको अगर आप देखेंगे तो हमको अगर जो ये मैन मेड फाइबर्स है और इसमें क्या है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे फिशिंग नेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, टॉयज है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये भी तो टेक्सटाइल के ही प्रोडक्ट हैं, बट ये टेक्निकल टेक्सटाइल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको वो फंक्शनैलिटी चाहिए ना, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है, जैसे फिशिंग नेट है, तो उसकी जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो एकदम स्पेसिफिक है कि हमको इससे यही काम कराना है और इसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टेंसाइल है ना, और ये सब आपको एकदम एग्जैक्ट चाहिए। ये वो नहीं है कि कपड़ा है, शर्ट है, पहननी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, इट्स ऑल राइट। तो ऐसा नहीं चल सकता वहाँ पे। दैट इज वाई दोज थिंग्स आर कॉल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल। तो उस सब में मैन मेड फाइबर ही होता है, नेचुरल फाइबर नहीं यूज होता है। तो आपने वो देखा होगा कि कॉटन के कपड़े महंगे भी पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मैन मेड फाइबर। तो एक वो भी चीज है। और जो आपने देखा होगा कि ब्रांड जो यूज करते हैं वो मोस्टली मैन मेड फाइबर होता है। तो ये सब अगर आप सब मिक्स करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर जो है मैन मेड फाइबर का सेगमेंट बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ठीक है। अब जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जो है गवर्नमेंट शायद उन्होंने हटा दिया है पीटीए से, राइट। और अभी रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट बात कर रही है एसआईटीपी की, है ना। सो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट इज कि जैसे वो टेक्नोलॉजी के आईटी पार्क होता है ना, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क है ना, वहाँ पे कलेक्टिवली कई कंपनियां अपना ऑफिस खोल देंगे एंड वगैरह वगैरह, है ना। तो वैसा कर रही है गवर्नमेंट, सोच रही है कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स कर देते हैं। और तो वहाँ पे क्या होगा, इंसेंटिव दे देंगे उनको, है ना, कि आप आके इंफ्रा आपको दे देंगे, अच्छा खासा गवर्नमेंट दे देगी, फिर वहाँ आप आके अपना फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो टेक्सटाइल का। फिर आता है कि पीएलआई, आपने सुना ही होगा, टेक्सटाइल में भी आ रहा है जैसे बाकी जगह आ रहा है। तो उसमें एम ये है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम अपने आप को पोजीशन करें टॉप एक्सपोर्टर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो उसके लिए पीएलआई पे उनको थोड़ा करने की जरूरत है, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें आपको एक ही तरफ इशारा करी कि इंडिया का जो टेक्सटाइल स्पेस है ये अच्छा होने वाला। अच्छा, आप थोड़ा हिंट भी देखिए। पीयूष गोयल इज नो नॉनसेंस मिनिस्टर, है ना, और वो ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है, ही इज़ मोर इनटू एग्जीक्यूटिंग थिंग्स। और अभी तक वो रेलवे मिनिस्टर थे, बट इफ़ यू सी उनको रेलवे मिनिस्ट्री उनसे ले ली गई है और उनको टेक्सटाइल दे दी गई है। सम पीपल टेक इट एज डी मोशन, है ना, कि भाई प्रमोट करने के बजाय उनको डिमोट कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। बट आई डोंट सी इट दैट वे। व्हाट आई सी देयर इज कि पीयूष गोयल को एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट काम दिया है नरेंद्र मोदी ने, विच इज फिक्स द टेक्सटाइल सेक्टर। अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो डिफरेंट स्टोरी है, वो समय आने पे ही पता चलेगी। बट मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, समझ है, वो ये कहती है कि मोदी इज ट्राइंग टू फिक्स द टेक्सटाइल सेक्टर एंड दैट इज व्हाई ही हैज पुट पीयूष गोयल इन चार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री। और आप देखेंगे तो वैसे भी पीयूष गोयल को राज्यसभा का लीडर भी बनाया है। तो इसका मतलब ये कि वो, मतलब प्रमोशन है या डिमोशन, मतलब, है ना, यू हैव टू बी पॉलिटिकली वेरी स्टूपिड एंड नाइव टू से कि वो डिमोशन है। ठीक है। सो आई डोंट सी इट दैट वे। तो अब आगे थोड़ी बात करते हैं कि और क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है और उसमें हम क्या देख सकते हैं। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है इसमें। मतलब जैसे आपने देखा होगा ये हेलमेट, इवन डाइपर्स, है ना, सैनिटरी नैपकिन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टॉय, सीट बेल्ट, शू लेसेस, और ये फिशिंग नेट्स, ये सब क्या है? ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल है, क्योंकि ये मैन मेड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स हैं और इसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये तो ऐसे चाहिए ही चाहिए। तो वो बात है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स, फिशिंग इंडस्ट्री, है ना, सब जगह वहां पे कुछ ना कुछ है। अब देखिए एक बात और समझिए, ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल एज ए कॉस्ट अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखेंगे ना, किसी में भी, चाहे वो डिफेंस हो चाहे हेल्थ केयर हो, वो बहुत कम होती है। मान लीजिए अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं वो 100 रुपए का आ रहा है, ठीक है, उसमें जो टेक्निकल टेक्सटाइल लगेगा
उसकी कीमत मात्र 2 रुपए 3 रुपए है। तो मोस्ट लाइकली आप उस 2-3 रुपए में क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल सामान की कीमत 100 रुपए है। अब उस 2-3 रुपए में अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दें कि 2-3 के बजाय वो 1-2 रुपए का आ जाए और फिर वो सामान ही पूरा खराब हो जाए, तो 100 रुपए का नुकसान होगा, राइट? सो इट डजंट रियली मेक सेंस। तो इसलिए टेक्निकल टेक्सटाइल में people are really focused on making things better, not trying to focus on cost. अब टेक्निकल टेक्सटाइल में अगर जो सबसे अच्छी कंपनी अगर आप देखेंगे तो वो गारवेयर कंपनी है, वो सबसे अच्छा काम करती है, बट वो बहुत बड़ा है अपने साइज के हिसाब से, तो आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग दैट। और लेकिन अभी छोटी कंपनियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ा डिटेल में, तो वो गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स है, मतलब जानकारी के लिए आपको बता दे रहा, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग ट्रेड्स देयर। तो आप बात करते हैं कि कुछ पर्टिकुलरली इसमें क्या है। तो अभी तक हम दो चीजें समझ गए हैं। तो रॉ मटेरियल में हम बहुत अच्छे हैं कॉटन एक्सपोर्ट्स में, बट कॉटन के एज सच कोई डायरेक्ट कंपनी नहीं है, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ दैट। बट स्पिनिंग में वी आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो स्पिनिंग में अपने नॉलेज में बहुत सारी कंपनी जिसके नाम में स्पिनर आ रहा है, मोस्टली दे आर इनटू स्पिनिंग्स, ठीक है। उसमें से कई स्टॉक हमने भी बताया, अभी हम फिर थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे उसकी। तो वो स्पिनिंग वाले सेक्टर में वी कैन प्ले एंड वी कैन मेक मनी, ठीक है। देन थर्ड थिंग इज होम टेक्सटाइल्स। तो होम टेक्सटाइल्स में बहुत सारी कंपनी है इंक्लूडिंग वेल्सपन। वेल्सपन बहुत ही अच्छी कंपनी है। वेल्सपन में अपना ट्रेड भी चल रहा है, 3-4 महीने होने वाले हैं, 60-70% उसने कर दिया होगा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। अभी भी वो अच्छा कर रहा है, अभी करता रहेगा, ठीक है। तो होम टेक्सटाइल में कई सारी कंपनी है। तो बेसिकली स्पिनिंग प्लस होम टेक्सटाइल, ये दो सेगमेंट है जहाँ पे हम पैसे कमा सकते हैं लिस्टेड स्पेस से, ठीक है। अब in between, before I go to any company specific question, if you have anything to say, observation, कोई सवाल है तो feel free. और किसी को अगर परमिशन चाहिए तो I'll have to just see. किसी को कोई सवाल है अभी बिफोर आई गो टू कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन, तो फील फ्री, वरना 1 मिनट आई वेट एंड फिर आई मूव टू discussion about the certain stocks. सिद्धांत, हाँ भैया, या Should we see, we are talking about textile space, so should we focus on those who manufacture those machines, or you don't want to? Manufacture what? Those machines, like spinning machines or something related to textile manufacturing, like some Lakshmi. ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो मेरा इसमें बड़ा सीधा सा ओपिनियन है, व्हेन यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट अ सेक्टर, है ना, कि वो एक्चुअली चलेगा कि नहीं चलेगा, और आपको डाउट है अपनी प्राइस सेक्शन की एबिलिटी पे, तो तब आपको सेकेंडरी प्लेस खोजने चाहिए, है ना, कि कौन है एंसिलरी सब सेक्टर्स जो बेनिफिट उठाएंगे उस चीज का। तो जैसे रियल एस्टेट सबको पता है बड़ी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, लेकिन सबको पता है कि चूंकि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो लोग रियल एस्टेट में पैसे तो खर्च कर रहे हैं। समाउ रियल एस्टेट कंपनी नहीं कमाती, लेकिन अब रियल एस्टेट में खर्च करोगे तो कहाँ आप खर्च करोगे? बिल्डिंग मटेरियल्स, पेंट, ऑल दैट, है ना। तो वो कजारिया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सब चलेगा, राइट। तो और भी तमाम कंपनी, ग्रीन पैनल और व्हाट नॉट, है ना। तो वहां पे लोग पैसे लगाते हैं, बट दैट इज फॉर इफ यू आर बेटिंग फॉर लेट्स से 2-3-4 years, है ना, और आपको ज्यादा नहीं समझ में आता है, देन यू कैन प्ले विद एंसिलरी कंपनीज। बट जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो चार्ट देख के प्राइस एक्शन एनालाइज करके ट्रेड करते हैं, राइट। सो वी हैव स्टॉप लॉस, तो हमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो वी कैन प्ले डायरेक्टली। मशीन वाले भी पैसे कमाएंगे, बट नॉट एज मच एज डायरेक्ट प्लेस, है ना। तो आपको वो जैसे है ना, फ्रंट पे आके खेलोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अगर आपको आता हो खेलना, नहीं आता तो पीछे के खेलो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है तो प्लीज। ऑलराइट, सो चूंकि किसी को कुछ नहीं बोलना पूछना है, सो आई विल कवर फर्स्ट जो मैंने स्टॉक पहले पब्लिक में शेयर किए हैं
और फिर अगर कुछ टाइम बचता है देन विल टॉक अबाउट सर्टेन अदर थिंग्स, क्योंकि काफ़ी टाइम तो ऑलरेडी मैंने ले लिया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, ठीक है। सो जो पहला स्टॉक है वो नाहर स्पिनिंग। तो नाहर स्पिनिंग मैंने अप्रैल में शेयर किया था, 6 अप्रैल को, इफ आई रिमेम्बर, और उसने बहुत ही अच्छा किया है। और वो अप्रैल में आई डोंट थिंक कि वो 100 रुपए के आसपास होता था ना, स्लाइटली उससे कम। नाउ इट इज क्लोज टू 400, इमेजिन दैट। फ्री में शेयर किया था पब्लिक में नाहर स्पिनिंग, 100 रुपए का स्टॉक 400 का हो गया। व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत अच्छा तो कर दिया, लेकिन अभी इसको करना है। लेकिन देखिए, ये जब बुर्ज खलीफा टाइप का चार्ट बन जाता है ना, यू आर बेटर ऑफ नॉट प्लेइंग अराउंड देयर, है ना। यू जस्ट डोंट नो कि वो कब 15%, 20%, 25% करेक्ट हो जाएगा और यू विल गेट इन ट्रबल। तो अगर आप बहुत ही इमोशनली कंट्रोल्ड डिसिप्लिन पर्सन है, मे बी यू कैन टेक द ट्रेड, बट नाउ इज नॉट द टाइम टू प्ले अराउंड, है ना। तो आपको थोड़ा सा वो समझने की जरूरत है। तो एक टाइम होता है ना ट्रेड लेने का, जहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम होता है। क्योंकि जब मैंने जैसे अप्रैल में बताया था, आई टॉक्ड अबाउट दिस, उसका रीजन ये था क्योंकि वो बेस में था, अभी बेस से बाहर निकला ही नहीं था। अगर वो बेस से बाहर निकला भी होता तब भी लो रिस्क होता, क्योंकि बेस के अंदर जाएगा थोड़ा, देन यू कैन से कि अच्छा 15% का स्टॉप लॉस है। बट चूंकि बेस के अंदर ही खरीदना है, तब तो स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, राइट। तो वो आइडिया था। बट नाहर स्पिनिंग, इफ यू सी, पूरा नाहर ग्रुप बड़ा अच्छा कर रहा है। उनके पास नाहर स्पिनिंग है, नाहर कैपिटल एंड नाहर पॉली है। तो वो, इसमें स्टोरी ये है कि भाई इनका जो टेक्सटाइल वाला स्पेस था, वो पहले बीच में ऐसा हो गया था कि बहुत ही खराब, 2018 के आसपास आप देखोगे ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव्स थे ना, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे थे, लॉस हो रहा था। फिर 2019 में थोड़ा सुधरा था, थोड़ा सा, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया। तो वो जो रिकवरी वाला फेज है, तो इसमें क्या था कि इंक्रीमेंटली डेल्टा पॉजिटिव न्यूज अच्छी थी, इसलिए ये स्टॉक 4 गुना कर गया। अभी बेयरली 4 महीने हुए हैं और इट स्टिल इज गोइंग स्ट्रांग, रोज अपर सर्किट लगाता है 5% का, ठीक है। तो नाहर स्पिनिंग इज द फर्स्ट स्टॉक, बट उसमें आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है इफ यू वांट टू। सेकेंड स्टॉक जो मैंने बात की थी, इट इज नितिन स्पिनर। ये अभी 15 दिनों में 14 जुलाई को हमारे भारतीय निवेशक का 1 साल पूरा हुआ है, क्योंकि 14 जुलाई 2020 को मैंने पहली बार स्टार्ट किया था ये ट्वीट करना भारतीय निवेशक से। तो 1 साल हुआ था, तो आई शेयर 10 स्टॉक लिस्ट, है ना। उसमें डिटेल 90 मिनट में मैंने लॉजिक भी शेयर किया था। उसमें वन ऑफ द स्टॉक फ्रॉम टेक्सटाइल स्पेसेस नितिन स्पिनर। 1400 करोड़ का मार्केट कैप है। पीवी हम देखते नहीं है, बट फिर भी अगर देखना है तो 20 के अराउंड होगा कुछ, है ना। आरओई आरओसी डिसेंट है 10-12%। अब देखिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब आप कंपेयर करते हैं तो क्या कंपेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे हर स्पोर्ट्स में आप सेम चीजें नहीं कंपेयर करेंगे ना एक प्लेयर के लिए, क्योंकि क्रिकेट में आप डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। फुटबॉल अगर आप प्ले कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि जो क्रिकेट में सबसे फिटेस्ट है वही फुटबॉल में सबसे फिटेस्ट होगा, नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो द सेम गोज इन द मार्केट ऑल्सो। तो सारे स्टॉक बराबर नहीं है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग आपको एक नुआंस्ड अप्रोच लानी पड़ेगी, कोई जनरलाइज तरीका नहीं ला सकते। तो जो जनरल रूल है दैट इज कि कम से कम 15% से ऊपर आरओसी आरओई तो होना चाहिए, है ना। मतलब जो आपने पैसे अपने लगा रखे बिजनेस में, उसमें 15% से तो ऊपर रिटर्न कमाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही 10-12% है। 15% नहीं कमाओगे तो काहे बिजनेस करो, बंद कर दो, है ना। सॉरी, तो दैट इज द आइडिया। लेकिन टेक्सटाइल अपने आप में इतना खराब स्पेस रहा है रिसेंट पास्ट में, कि वहां पे 10-12% भी अगर आप कोई आरओई और आरओसी बना रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तो इसलिए वहां पे नितिन स्पिनर, यू शुडंट रियली वरी अबाउट इट। तो अब ये नितिन स्पिनर मैंने अभी जब शेयर किया था, तो वो कुछ स्लाइटली 180 के अराउंड रहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर, 175 और समथिंग, मतलब ऐसे ही कुछ था। 180 से नीचे था, दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। और वहां से अभी उसने वापस 245 और समथिंग कर दिया है। वो भी बुर्ज खलीफा बना रहा है, और आई टेल यू कि अभी बनाता रहेगा। सो दैट इज द डिफरेंस इन नाहर स्पिनिंग। एक तो वो अपर सर्किट लगा रहा है, दूसरा वो 4 गुना हो गया है पिछले 4 महीने में, 3 महीने में, सॉरी। तो अब वो फिर उसके बारे में इट बिकम्स टू रिस्की। बट नितिन, इट हैज जस्ट स्टार्टेड और इसमें अभी और चलेगा। वो अभी मैं थोड़ा रीजन एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट गिव मी few minutes more. So अभी आप इनके नंबर्स देखेंगे तो अभी जून का इनका नंबर आया नहीं है, बट मार्च का आया था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम, ठीक है। सो आप इनकी सेल्स देखेंगे हाईएस्ट, इनका मार्जिन देखेंगे हाईएस्ट, इसलिए नेट प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट है ना क्वार्टरली। तो अभी इनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब जून में यू कैन से कि वो कोरोना था, सेकेंड वेव वाला इफेक्ट था, तो मे बी इट विल बिकम स्लाइटली नॉट दैट गुड, बट द मार्केट इज स्मार्ट इनफ टू फैक्टर इन दैट। तो अनलेस वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो अलग बात है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नितिन स्पिनर में वो ये है इनकी फिक्स्ड एसेट। इनकी फिक्स्ड एसेट अगर आप देखोगे ना तो 2019 में 500 करोड़ होती थी और 470 करोड़ इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस था। देखो थोड़ा बेसिक समझते हैं। फिक्स्ड एसेट होता है किसी बिजनेस में आपने जो प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी लगा रखा है ना वो सब। अब उसको आप हर साल डिप्रिशिएट करते हो, ठीक है। कार भी है तो वो भी उसी में काउंट होगा फिक्स्ड एसेट, वो भी डिप्रिशिएट होगी ओवर द पीरियड, आप उसको जीरो कर दोगे। अब जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसका मतलब होता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बिजनेस को या तो मेंटेन करने के लिए कैपेक्स करते हो या ग्रो करने के लिए करते हो, दोनों को मिला दो तो आप CWIP आपको मिल जाता है, करंट वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट आई एम सेइंग इज कि 2019 में जितना उनके पास फिक्स्ड एसेट था, मतलब जो कैपेसिटी थी, उसको ऑलमोस्ट उन्होंने डबल कर दिया। 2020 में इसलिए अगर आप उनका देखोगे फिक्स्ड एसेट तो 1100 करोड़ के ऊपर है। अब मार्च 2021 में अगर आप देखोगे तो स्लाइटली कम हो गया क्योंकि डिप्रिशिएशन है ना, तो वो 1150 करोड़ से कुछ 1060 करोड़ के अराउंड बच गया। मतलब 80 करोड़ का डिप्रिसिएशन साल भर में हो गया। वो बेसिकली अकाउंटिंग एंट्री, ऐसा नहीं कि मशीनरी गायब हो रही, नहीं, उस मशीन की वैल्यू कम हो रही क्योंकि एक लाइफ होती है ना, एक मशीन हमेशा तो नहीं चलेगी, तो वो आइडिया है। अब इनका अगर आप देखोगे तो वो जो कैपेसिटी आई है ना, उस कैपेसिटी की वजह से ग्रोथ अच्छी आ सकती है। दिस इज व्हाट मार्केट इज बेटिंग, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। तो नितिन स्पिनर इज अ गुड स्टॉक टू ओन फॉर दिस रीजन। अब इनका अगर आप देखोगे तो जो पब्लिक के पास स्टेक है वो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो वो बढ़ रही है, बट यू शुडंट रियली रीड टू मच। अगर प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और जो फेमस इन्वेस्टर हैं वो डॉली खन्ना, उन्होंने जून में 1.24% समथिंग लाइक दैट नितिन स्पिनर में स्टेक बनाई है जून क्वार्टर में, ठीक है। तो मतलब यू कैन एक्सपेक्ट कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच बेटर फॉर नितिन स्पिनर फ्रॉम हियर ऑन। अच्छा, तो अगर आप थोड़ी डिटेल की बात करेंगे ना तो ये करते क्या है, ये बेसिकली मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो स्पिनिंग सेक्शन है उसमें एक्सपोर्ट में वी आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो एक्चुअली नितिन स्पिनर्स फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। मोर देन 60% इनका जो रेवेन्यू आता है दैट कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, और लेस देन 40% जो आता है वो आता है डोमेस्टिक मार्केट से, ठीक है। तो ये बात हो गई क्योंकि ये उसी मतलब जो मैंने शुरू में बताया था उसमें एकदम फिट बैठता है, राइट। तो इनके पास जो इनकी जो स्पिंडल की कैपेसिटी है, रोटर्स इंस्टॉल की कैपेसिटी है, वो सब इन्होंने डिसेंटली ग्रो किया है क्योंकि उन्होंने कैपेक्स किया है, ठीक है। तो उसकी वजह से वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और इनका कैपेक्स प्लान अभी भी है, वो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, वो मतलब स्मॉल पार्ट में है। अगर आप टोटल बेस में देखोगे तो उसका वजह वही है 40 करोड़ क्योंकि उसमें मतलब जिसके पास 1000 कैपेक्स है वो अभी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ है। सो जो ग्रोथ है वो अभी आनी है काफी। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी उसमें अच्छा खासा अच्छा तो उसमें अभी अच्छा खासा अभी स्पेस है और चलेगा। नाहर स्पिनिंग वो पहला स्टॉक है जो मैंने अप्रैल में शेयर किया था, बट उसमें प्रॉब्लम ये है 4 महीने में 4 गुना हो गया। अब 4 महीने में 4 गुना हो जाए तो व्हेन इफ इट कीप्स रनिंग है ना, यू बेटर बी केयरफुल कि द मोमेंट यू सी द वीकनेस यू शुड गेट आउट। क्योंकि देखिए सेंटिमेंट दोनों साइड पेंडुलम की तरीके काम करता है, राइट। तो अगर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट थे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और कुछ उल्टा हो गया तो बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम में भी आ जाएगा। तो अभी लगातार अपर सर्किट लग रहा है, हु नोस एक दिन प्रॉब्लम आएगी, somebody you know who is big enough जिसके पास बहुत ज्यादा शेयर है, it decides to sell। अभी उन्होंने बेचा, उसकी वजह से सेंटिमेंट डिप्रेस हुआ, फिर बाकी लोग डर के मारे बेचने आ गए, एंड यू हैव कंटिन्यूअस लोअर सर्किट। सो आई डोंट वांट यू टू गेट कॉट इन सच अ मेस। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नार स्पिनिंग पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाओ। अगर आप वो हैंडल कर सकते हो वेल गुड लक, बट अदरवाइज लुक एट द नितिन स्पिनर, ठीक है। सो अभी अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल स्पेस में बहुत सारे स्टॉक है, मतलब कोई कमी नहीं है। वर्धमान टेक्सटाइल से लेके इंडो काउंट है ना, अरविंद, ये सब मैंने जो है पहले ज्यादा कभी वैसे डायरेक्ट तो मेंशन नहीं किया क्योंकि टू बिग फॉर अस। मतलब थोड़ा छोटा स्टॉक चाहिए जो ज्यादा अच्छा कर सके, ज्यादा तेज दौड़ सके। एक स्टॉक है जैसे DCM नोवेल है ना, आई लाइक दैट। उसमें भी लेकिन वही है, लगातार वो सर्किट हिट कर रहा है तो सब ऊपर चला गया काफी। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू एंटर देयर और नॉट, बट थोड़ा अगर आप टाइम दे दें, थोड़ा टाइम दे दें और फिर उस पर कोई स्टॉक आपको बेस बना दे, फिर आप खरीदें तो अच्छा रहेगा। आई डोंट वांट यू टू गेट कॉट इन द मिस कि जहाँ पे वो 20-25% डाउन हो जाए आपके खरीदने के बाद। तो वो बात है, बट एक बात आप समझ लीजिए कि टेक्सटाइल स्पेस में अभी बहुत सारा दम बाकी है, तो डोंट मिस ऑन दिस, है ना। तो दिस इज द नेक्स्ट बिग सेक्टर दैट कैन डू रियली ग्रेट
तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज्यादा साइज वाइज में प्रॉब्लम है, वी कैन यू कैन ऑलवेज लुक एट वेलस्पन, वर्धमान टेक्सटाइल इज आल्सो मोर देन 10,000 करोड़ कंपनी। ट्राइडेंट अगेन 10,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप है। तो वो उधर आप देख सकते हैं जो डिसेंट साइज की कंपनी, क्योंकि होता क्या है, जो डिसेंट साइज की कंपनी होती है उसमें उतना तेज वो ऊपर तो नहीं जाता है, बट अगर कुछ गलत चला जाए, अगर आपसे गलती हो जाए, तो उतना तेज नीचे भी नहीं जाता है। तो वो चीज है। फिलाटेक्स एक छोटी कंपनी है, यू कैन से कि डायरेक्टली तो मतलब यू कैन से कि है, मतलब वो टेक्सटाइल का ही, क्योंकि वो पॉलिस्टर चिप्स और ये सब बनाते हैं ना, नायलॉन और मल्टी प्रोपाइलिन। तो नायलॉन में भी कई टाइप होते हैं ना, नायलॉन 6, नायलॉन 6 एंड ऑल दैट। तो वो सब बनाते हैं, सो यू कैन प्ले दैट, है ना। और चार्ट उसका काफी डिसेंट है, 5 साल का ब्रेकआउट हुआ उसमें रिसेंटली। अब रिसेंटली तो नहीं बोलना चाहिए, वो काफी पहले था, बट उनका अगर आप अर्निंग्स वगैरह देखोगे ना, तो वो जो पहले हाई बनाया था, जनरली दिस इज व्हाट आई लुक एट। जनरली व्हाट आई लुक एट इज कि जो पिछले 5-10 साल में जो पीक बनाया था स्टॉक ने, वो क्यों बनाया था और कैसे बनाया था, और वहां पे मल्टीपल्स क्या आते हैं। सो आई टेक दैट इनटू अकाउंट टू फिगर आउट कि अभी क्या हो सकता है, और देन आई लुक एट द चार्ट, और कैपेसिटी आ सकती है, ग्रोथ आ सकती है कि नहीं। दैट इज हाउ आई इवेलुएट स्टॉक्स। और अगर आप देखो, और उसमें अगर आपको ऐसा मिल जाए कि एक स्टॉक है जिसमें पब्लिक जो शेयर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, विच इज द केस विद द फिलाटेक्स, है ना, तो इसका मतलब है कि वाला, है ना, यू हैव समथिंग बिग ऑन योर हैंड और यू कैन गेट रिवॉर्डेड। राजू फ्रॉम हेरा फेरी, आई डोंट इवन रिमेम्बर राजू, आई मीन बहुत टाइम हो गया। अच्छा, आईजी को बोल रहा तुम, अभिषेक को? ये तुम लोग अभी इधर ऑडियो चैट सुन रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो एक दूसरे का? एनीवे, सो स्टॉक्स तो एज सच अभी, मतलब आई लीव इट टू यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है, कुछ मैंने स्टॉक्स बता दिए हैं, कुछ और अगर मुझे दिखेंगे तो आई डोंट वांट टू गेट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड, तो इसलिए मैं, है ना, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ स्टॉक्स का भी नाम लेना। बट बहुत सारे हैं, आप कुछ भी पिक कर लो, और कुछ आप पिक कर लो और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो, और फिर आप वो डालो ट्विटर पे या टेलीग्राम में, मे बी अदर्स कैन हेल्प यू एंड मे बी विल आल्सो टेक पार्ट कि अच्छा उसमें क्या अच्छा दिखता है या नहीं। जैसे डॉलर इंडस्ट्रीज है, वो मैंने बताया, तो वो भी टेक्सटाइल का ही प्ले है, राइट? It's just that कि it is particularly undergarment play in textile space, तो उसका अलग है थोड़ा सा, but still it is textile play. You can play that also. I like that, chart बड़ा अच्छा था उसका. So that's it. I don't have anything else to say. अगर आपको वो प्ले करना है जो सिद्धांत ने वहाँ पे ट्विटर स्पेस में बोला था, तो उसकी कुछ कंपनी बता देता हूँ मैं। तो एक तो जो कंपनी जो मुझे बहुत सही लगती है वो है स्टोविक। स्टोविक इंडस्ट्रीज 3,000 के करीब स्टॉक होगा, 600 करोड़ मार्केट कैप है ना। बेसिकली वो बनाते क्या है, वो टेक्सटाइल की मशीनरी बनाते हैं, कंज्यूमेबल्स बनाते हैं ना, ग्राफिक्स के लिए वो बनाते हैं, गैल्वेनिक और ये सब बनाते हैं। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी और मार्केट लीडर है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इंडिया में, और वो बहुत ही वेल रन कंपनी है। कभी भी उन्होंने डाइल्यूट नहीं की अपनी इक्विटी, 2 करोड़ की इक्विटी है बस, ठीक है। बोरोइंग्स जीरो है, फिक्स्ड एसेट का बेस डिसेंट है, 30 करोड़ के आसपास होगा इफ आई रिमेंबर करेक्टली। और उसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देखोगे तो उसमें बहुत हाई प्रोमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर, और जो पब्लिक में है वो बेरली कुछ 25% के आसपास होगी, क्योंकि 75 करोड़ प्रमोटर के पास है। और चूंकि सिर्फ 600 करोड़ का स्टॉक है, सो उसमें कुछ ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं आ सकते हैं, बट वो हमेशा हाई पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है। तो उसका आप एवरेज पी भी देखोगे ना, तो वो भी मतलब काफी डिसेंट होगा, 15-20 के आसपास होगा, विच इज डिसेंट, मोर देन डिसेंट फॉर अ टेक्सटाइल कंपनी। उसका अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि उसमें एक वो ना लॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन, जिसमें बहुत दिन तक कुछ नहीं होता, देन सडनली यू गेट दैट फेज जहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा उस चीज को डिफाइन करता है ना, परिभाषित करता है, प्ले आउट करता है। तो ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो 2013-14 के आसपास में 300 का होता था, और 2017-18 की बुल रन में वो 3,500 का हो गया था। अभी वो बस क्रॉस किया जनवरी 2020 का हाई, विच यूज्ड टू बी आई गेस अराउंड 2500, है ना। तो वो क्रॉस करके अभी वो 2800 के आसपास में है। तो देयर यू कैन टेक द ट्रेड, क्योंकि अगर आप उसका चार्ट देखोगे, आई जस्ट पुल अप चार्ट, तो मुझे थोड़ा अच्छे से दिख जाए, rather than talking about what I remember, you can just look at the original chart. तो स्टोविक का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो वीकली अगर आप चार्ट देखोगे तो बड़ा आपको अच्छा सा दिखेगा कि इसने जो पुराना 2018 जुलाई है ना, उसके बाद के जितने हाई थे उन सबको क्रॉस कर दिया, ठीक है। सो अब इट इज गोइंग टू मीट 3600, वो जो पुराना हाई था 2017 एंड के अराउंड में। आफ्टर दैट इट विल हैव
ब्लू स्काई वर्जिन टेरिटरी, नो सप्लाई जोन, तो इट कैन डू वेल। बट इसमें वो नहीं होगा कि आप ये कह दो कि 2 महीने में डबल हो जाएगा 1 महीने में। आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू डू दैट, तो वो आपको ध्यान रखना है। बट just because Siddhant asked about those kind of companies, so I am mentioning the name Stovec Industries, STOVEC। और किसी के पास कुछ बोलना है, पूछना है कुछ, तो बता दो, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है नहीं बोलने पूछने के लिए, बोलने बताने के लिए। Anybody has anything? पॉलिटिक्स की बात करते तो सारे लोग बोलने लगते हैं ना कुछ कि इनको क्यों नहीं बोल रहे, इनको ये क्यों नहीं बोल रहे, इन्होंने ये गलत कर दिया, वो कर दिया। स्टॉक मार्केट जो काम की चीज है तो उसमें कोई नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है, अगर कुछ बोलने के लिए नहीं है तो आई लेंड इट। आई होप यू लर्न समथिंग about textile space and you got a better understanding and you'll be able to take benefit by trading some great gains. So I am ending the audio chat here. See you on Sunday. See you. Thank you. Thank you. Bye. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।